Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. So guys, welcome back your class and now this is your विजय here और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला के चैनल में। आप सभी को पता है बच्चों कि हम ई पाठशाला के चैनल में अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो एमसीक्यू के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर पॉलिटिकल साइंस में, उसकी सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है। ये चैप्टर नाम है 7 नंबर पे और इसका नाम है फेडरल। फेडरल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप संघवाद से रिलेटेड एमसीक्यू के क्वेश्चन देखेंगे इसमें। तो हमने एमसीक्यू के चैप्टर के साथ साथ हमने इस चैप्टर के नोट्स भी बना रखे हैं, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में इस चैप्टर के साथ साथ हम टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी लेके आएंगे, ठीक है। तो वो भी चलती रहेगी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू तक, आपको सभी को सारी सिलेबस मिल जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं देन मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल, और आपको हमारा काम कैसा लगता है उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करिएगा। आप लाइक डिसलाइक करके बता सकते हैं। जो चीज़ें आपसे पूछी जाती है क्वेश्चन के टाइम पीरियड पे, आप उनका भी कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो आप देखेंगे फेडरल स्ट्रक्चर है हमारी क्या कहते हैं पूरी की पूरी सिस्टम का हमारे भारत में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। और वो फेडरल स्ट्रक्चर होते हुए भी कहीं ना कहीं उसकी जो स्पिरिट है, उसकी जो भावना है वो एकात्मक है, दैट मीन्स यूनिटरी है। कहने का मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट किसी व्यक्ति ने दिया था, इंडिया इज अ फेडरल इन अ फॉर्म बट यूनिटरी इन अ स्पिरिट। यानी कि भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान वो रूप में तो संघात्मक है लेकिन भाव में एकात्मक है। अब जिस बच्चे को संघात्मक और एकात्मक के बारे में नहीं पता है वो हमारे इस चैप्टर की वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। और ये स्टेटमेंट कहा किसने था, तो आप देख सकते हैं अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग लोगों ने स्टेटमेंट दी थी। ये सारे वो लोग हैं जिनके स्टेटमेंट बहुत फेमस है, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर जो हमें देना है वो सही क्वेश्चन के आंसर के साथ ही देना है, इसलिए इसका सही आंसर है ए। डी एन बैनर्जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये चीज़ बताया कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो फेडरल लेकिन कहीं ना कहीं वो यूनिटरी स्पिरिट है। अब वो क्यों है वो हम जब आगे क्वेश्चंस को बढ़ते चलेंगे तो हम वो करते रहेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसके अंदर जानने को मिलेंगे एमसीक्यू से रिलेटेड और 1 मार्क से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर बात कर ले, हमारे सरकार में एकात्मक और संघात्मक सरकार दोनों के तत्व शामिल है, बट हमने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का अगर इस्तेमाल किया है तो हमने क्यों किया है, ये नेसेसरी क्यों है, ये आवश्यक क्यों है, हमें जानना जरूरी है। क्या वो लिखित संविधान है इसीलिए फेडरल स्ट्रक्चर है, संविधान की सर्वोच्चता है दैट मीन्स सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है इसी वजह से फेडरल स्ट्रक्चर जरूरी है, या हमारा संविधान जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है दैट मीन्स वो एक पूरी तरीके से कठोर संविधान है। तो इसका सही आंसर डी है। ये सारी चीज़ें हैं हमारे संविधान में, इसी वजह से हमने फेडरल स्ट्रक्चर अपनाया है ताकि सभी लोग एक साथ मिलके काम कर सके। आपको बच्चों एक कमेंट ज़रूर करना है और आपको फाइंड आउट करके मुझे ये बताना है कि फेडरल स्ट्रक्चर हमने कौन सी गवर्नमेंट से, कौन से देश की गवर्नमेंट से फेडरल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला। क्योंकि आपको पता है कि हमारा संविधान वैसे भी उधार लिया हुआ थैला है, हमने सारी अच्छी चीज़ें दूसरे देशों से ली है, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर जो है ये भी हमने किसी देश से लिया है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे को हमारी वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको पता चलता है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। तो इसका सही आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं, भारतीय संविधान में कौन सा संघात्मक तत्व पाया जाता है, दैट मीन्स ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके अंदर आप देख के बता सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि ये चीज़ जो है ये फेडरल स्ट्रक्चर की तरफ दावा करती है। फेडरल स्ट्रक्चर है इसी वजह से डिविजन्स ऑफ पावर हमारी कंट्री में हमें देखने को मिलता है। फेडरल स्ट्रक्चर है इसलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे, और फेडरल स्ट्रक्चर है इसलिए संविधान की सर्वोच्चता भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पाई जाती है। तो इसका सही आंसर डी ही है। डी इसी वजह से है क्योंकि ये सारी की सारे एलिमेंट्स किसी भी देश में अगर फेडरल स्ट्रक्चर होगा तो आप देखेंगे कि वहाँ पे शक्तियाँ बांटी गई होंगी, वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को इम्पोर्टेंट दिया जाएगा, साथ में संविधान को सबसे इम्पोर्टेंट माना जाएगा, संविधान को सर्वोपरि माना जाएगा। और ये फेडरल स्ट्रक्चर का एलिमेंट है,
संघातीय तत्व अगर किसी कंट्री के अंदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें ये सारी चीज़ें ज़रूर होंगी, तो इसलिए इसका सही आंसर जो है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य सूची पर कौन कानून बनाता है? असल में देखो सूचियां अलग अलग टाइप की होती है, कॉन्क्रीट लिस्ट हो गया, उसके बाद स्टेट लिस्ट हो गया, यूनियन लिस्ट हो गया। तो यहाँ पे स्टेट लिस्ट जो है पूछा गया है कि असल में संविधान बनाता कौन है, तो आप देखेंगे स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार इसीलिए स्टेट लिस्ट आप देख सकते हैं उसमें 66 सब्जेक्ट्स होते हैं और ये स्टेट लिस्ट में जो भी काम होते हैं उसमें अगर कानून बनाना है एग्रीकल्चर के लिए, पुलिस के लिए, पब्लिक हेल्थ और लैंड के लिए, तो आप देखेंगे कि ये सारे के सारे स्थानीय वहाँ की सरकार के द्वारा ही बनाए जाते हैं। यानी कि मैं बोल सकता हूँ लोकल गवर्नमेंट जो है वो करती है और यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टेट लिस्ट उन्हीं के द्वारा बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, किस मतलब भारतीय संविधान में अभी तक कितने अनुच्छेद हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल स्ट्रक्चर है, इसी वजह से आर्टिकल का जानना ज़रूरी है। इसका सही आंसर है 395 आर्टिकल्स हमारे पास है और सारी चीज़ें इन्हीं से ही डील करी जाती है भारतीय संविधान के अंदर। अच्छा, तो आपको पता है कि आर्टिकल इतने सारे हैं तो आपको बताने हैं पार्ट्स कितने हैं। ठीक है भाई, पार्ट्स बताने हैं आपको हमारे संविधान के अंदर, भाग कितने हैं जो 395 आर्टिकल को कंटेन करते हैं, तो वो कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं देन मैं तो आपको बोलूँगा भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको जानने को मिलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का रूप जो है वो कैसा है? क्या वो फेडरल है, यूनिटरी है या सेमी फेडरल है या सही मायने में संघात्मक ढांचा है पर एकात्मक आत्मा है? दैट मीन्स फेडरल स्ट्रक्चर तो है पर यूनिटरी सोल है। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर पहले में देखा था कि भाई फेडरल स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी उसकी जो आत्मा है यूनिटरी है, तो इसीलिए इसका सही आंसर डी है। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चल लेते हैं। भारतीय संघ में कितने संघीय क्षेत्र व राज्य हैं? देखो बहुत लंबे समय से अगर मैं बोलूं कि 2014 के टाइम पीरियड के बाद देखा जाए तो बहुत बार यूनियन टेरिटरी और साथ में स्टेट्स में काफ़ी बदलाव आए हैं। तो एट प्रेजेंट टाइम आपको बताना है कि भारत के अंदर कितने राज्य हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज है ना। तो इसका सही आंसर आप देखेंगे, बच्चों को लगता है 29 राज्य, पर ये ऑप्शन इसके अंदर है ही नहीं। लेकिन अभी सही मायने में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज है और इसको हमने काफ़ी डिटेल में बताया था कि भाई एट प्रेजेंट टाइम 2020 का अगर आंकड़ा देखें तो आप 29 राज्य नहीं कर सकते हैं। एट प्रेजेंट टाइम 21 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज हमारी कंट्री के अंदर है। तो ये आपको जानना ज़रूरी था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जा सकता है। बच्चे इसे बार बार गलत करेंगे लेकिन मैंने ये चीज़ विकीपीडिया से उठाई थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 2020 के अकॉर्डिंग अभी जो हमारे देश के अंदर स्टेट्स है 28 है, यूनियन टेरिटरी जो है वो 8 है। अगर आपको 8 यूनियन टेरिटरीज पता है, यूटीज पता है, तो कमेंट करें, लिस्ट बताते हैं हमें और आप बताइए कि हमारे देश के अंदर अभी 8 यूनियन टेरिटरी कौन सी है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, संघीय सूची में कितने विषय होते हैं? अगर आप यूनियन लिस्ट देखते हैं तो उनमें कितने विषय पाए जाते हैं, तो आप देखेंगे 97। यूनियन लिस्ट आप देख सकते हैं उसमें 97 विषय होते हैं, जिसमें कि डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, ऐसी सारी चीज़ें केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है। इसलिए 97 ऐसे विषय होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपने हाथ में रखती है और वो सिर्फ वही कर सकती है, इसलिए इसका आंसर जो है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य सरकार जो राज्य सूची होती है उनमें कितने विषय होते हैं, तो वो जानना ज़रूरी है, इसलिए उसका आंसर है बी। आप देख सकते हैं 66 विषय होते हैं इसके अंदर। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 में अगर देखें हम, संवर्ती सूची में कितने विषय होते हैं, दैट मीन्स हाउ मेनी सब्जेक्ट इन कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट इसी वजह से कि इसमें क्या होता है कि स्टेट आप देखेंगे पूरी तरीके से यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट दोनों मिला के इसमें काम करते हैं, इसलिए 47 विषय होते हैं। 47 ऐसे काम होते हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर में आते हैं। एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, डिवोर्स, ऐसे जो केसेस होते हैं वो आप देखेंगे कि यहाँ पे इनके अंडर में आते हैं, तो इसका सही आंसर है 47। क्वेश्चन नंबर 11, कोई दो ऐसे देशों के नाम बताने हैं जहां पर आप देखेंगे कि अवशेष शक्तियां हैं। अब देखिए ये अवशेष शक्तियां होती क्या है। देखो आपने अभी देखा कि क्या कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, 3 तरीके की लिस्ट होती है और इनमें कामों को बांट दिया जाता है, राज्य के हाथ में, राज्य सरकार के हाथ में, उसके साथ सेंट्रल के हाथ में और साथ में दोनों मिला के भी कोई कोई काम करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी ऐसे कोई काम होते हैं जो
अलग होते हैं। तो वो अवशेष शक्तियां अगर आप देखेंगे तो हम संयुक्त राज्य अमेरिका और स्कॉटलैंड की गवर्नमेंट में देखेंगे कि इसके अलावा भी टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमें अवशेष शक्तियों के राज्यों को देनी पड़ती है, जैसे कि साइबर क्राइम हो गया, ऐसी ऐसी चीज़ें है ना, जैसे कि ये चीज़ आप देख सकते हैं। ये सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो किसी भी सूची के अंदर नहीं डाले जाते, इसे अवशिष्ट शक्तियाँ बोला जाता है ना। तो ये मैंने वीडियो के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा है। आप चाहे तो इस चैप्टर की वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रीय और प्रांत के बीच में कोई एक वैधानिक संबंध बताइए। कहने का मतलब ये कि स्टेट और साथ में अगर आप देखेंगे सेंट्रल, इन दोनों के बीच में यानी कि प्रोविजंस के बीच में अगर लीगल रिलेशन देखा जाए तो क्या होता है कि जब संकट काल, जब कोई ऐसा क्राइसिस मोमेंट आता है तो कानून बनाने का हक दोनों को माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए। इसी वजह से जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे सेंट्रल को ही इंपॉर्टेंट नहीं दी जाएगी जब कोई आपातकाल संकट देश के अंदर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 13, केंद्र और प्रांत के बीच में कोई वित्तीय संबंध बताइए। तो आप देख सकते हैं अनुदान देती है सरकार, केंद्रीय सरकार हमेशा अपनी प्रोविजंस गवर्नमेंट को पैसा देती है ताकि वो काम कर सके, तो ऐसा सिस्टम चलता ही है। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य और संघीय सूची के कोई एक एक विषय बताने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो राज्य सूची है, राज्य सूची उसमें आप एग्रीकल्चर ले लीजिए या पुलिस का सिस्टम ले लीजिए, इसमें सिर्फ राज्य सरकार ही काम करेगी अपने स्टेट के अंदर। और दूसरा है यूनियन लिस्ट, तो यूनियन लिस्ट में फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस का सिस्टम, बैंकिंग का सिस्टम वो आप देखते हैं सेंट्रल संभालती है। तो ये टॉपिक मैंने दोनों बता दिए। क्वेश्चन नंबर 15, संघ के बीच में और राज्य सरकार के बीच में अगर कोई कानून बनाने की पावर होती है तो किसके पास होती है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा कॉन्क्रीट लिस्ट के अंडर में आता है जहाँ पर संघीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मिलके क्या कहते हैं यहाँ पे काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात कर ले, समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है। तो समवर्ती सूची कॉन्क्रेंट लिस्ट अभी देखा आपने, ये विधानमंडल के पास और संसद दोनों के पास होता है इसमें लिस्ट बनाने का, क्योंकि सेंट्रल के पास पावर होती है, विधानमंडल मतलब स्टेट के पास, तो दोनों के पास, पार्लियामेंट के पास और लेजिस्लेचर के साथ दोनों पे अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात कर ले, फेडरेशन शब्द जो फेडरल स्ट्रक्चर जो हमने लिया है वो इंग्लिश वर्जन में है और कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से यूनियन बोला जाता है, ठीक है ना। तो फेडरल और यूनियन दोनों एक ही है लगभग। क्वेश्चन नंबर 18, तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में एक जल विवाद का कारण था, वो जल विवाद कौन सा था। तो आप देख सकते हैं कावेरी नदी जल विवाद। हालांकि कर्नाटका और क्या कहते हैं, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, लेकिन पेपर में एमसीक्यू में एक और पूछा जा सकता है, वो है हमारा नर्मदा जो डिस्प्यूट था वो पूरी तरीके से आप देखेंगे कि वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात इनके बीच में भी डिस्प्यूट था। तो ऐसे डिस्प्यूट को कौन सॉल्व करता है वो इशू समझना ज़रूरी होता है, फेडरल स्ट्रक्चर में कामकाज जानना ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय आयोग की स्थापना की जाती है। इंटर स्टेट कमीशन। तो आप देखेंगे आर्टिकल नंबर 263 के तहत आप देखेंगे कि इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना करी जाती है और ये पूरी तरीके से एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होता है जो काम करता है। इसकी शुरुआत 28 मई 1990 में हुई थी, रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन दी गई थी इसमें, और इसी वजह से यहाँ पे इंटर स्टेट कमीशन बनाए गए थे जिसमें तय करना था कि क्या कहते हैं अंतर्राज्यीय, राज्य सरकार और क्या कहते हैं राज्य सरकार के अधीन जितने भी लोग काम करने वाले लोग होते हैं उनके बीच में रिलेशंस कैसा होना चाहिए या कामकाज कैसा होना चाहिए, वो आर्टिकल नंबर 263 बताता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में संशोधन करने की विधि का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। क्योंकि हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, उस समय के हिसाब से बदलता रहता है, इसलिए हमें भारतीय संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को संशोधन के तहत लाते हैं तो आप देख मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ भी चीज़ लाते हैं संशोधन के तहत, अमेंडमेंट के थ्रू, तो उसके लिए एक आर्टिकल का इस्तेमाल होता है, वो आर्टिकल है 368। ये तो आपको लिखना पड़ेगा, कॉपी पे ज़रूर लिख लीजिएगा। अगर आपको हमारे क्वेश्चन एमसीक्यू अच्छे लगते हैं तो देन लाइक्स आवर चैनल वेरी मच, और उसके बाद सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। आर्टिकल नंबर 368 आपको याद रखना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देश में कुछ भी अमेंडमेंट होता है इस आर्टिकल का इस्तेमाल होता है।
क्वेश्चन नंबर 21, सरकारिया कमीशन जो था उसकी स्थापना कब हुई थी और क्यों करी गई थी? तो आप देखेंगे सरकारिया कमीशन इसलिए बनाया गया था कि सेंट्रल और स्टेट इन दोनों के बीच में जो संबंध होगा वो कैसा संबंध होगा, उसके लिए सरकारिया कमीशन बनाया गया था। इसकी स्टैब्लिशमेंट 1983 में हुई थी और अध्ययन करने के बाद रिपोर्ट पेश करी गई थी 4 साल बाद, और फिर सही तरीके से चीज़ें प्रूफ हो पाई। जगजीत सिंह सरकारिया के नाम पे सरकारिया कमीशन बनाया गया था। वो चेयरमैन थे सरकारिया कमीशन के, लेकिन उससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट के उस समय पे जस्टिस भी थे। तो उनको 1983 के अंदर सरकारिया कमीशन का हेड बनाया गया था। इनका मेन काम ये था कि वो सेंट्रल और स्टेट के बीच में रिलेशन क्या होने चाहिए, किसका क्या कामकाज होना चाहिए, वो ये बताए थे, ये रिपोर्ट पेश कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 22, अब देखेंगे कि भारतीय संविधान में अगर संघात्मक व्यवस्था है तो उसकी कोई एक विशेषता बतानी है। तो आप देखेंगे भाई भारतीय संविधान लिखित है और सर्वोच्च है और ये फेडरल स्ट्रक्चर की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का कोई एक एकात्मक लक्षण बताना है। दैट मीन्स अगर वो यूनिटरी फेडरल स्ट्रक्चर है तो कहाँ पे है? तो आप ये देखेंगे कि शक्तियाँ पूरी तरीके से सेंट्रल के हाथ में होती है और यहाँ से ये दिखाई देता है कि ये स्ट्रक्चर फेडरल ना होके यूनिटरी है। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई स्टेट बनाना है, नया स्टेट बनाना है, स्टेट का नाम बदलना है, तो ये चीज़ें सरकार के हाथ में, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती है। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसमें क्या कहते हैं राय मशवरा कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ से देखा जा सकता है कि ये सिस्टम कहीं ना कहीं एकात्मक है। और भी एग्जाम्पल है जो हमने अपने वीडियोस के अंदर बताए हुए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में नागरिकता है, दोहरी नागरिकता प्राप्त करना है या एकाहरी नागरिकता? तो हमारे भारत के अंदर ड्यूल सिटीजनशिप नहीं है, हमारे भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसे एकाहरी नागरिकता बोलेंगे। अगर वो किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। आपको ये बताना है बच्चों कमेंट करके कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर ड्यूल सिटीजनशिप अप्लाई करने का सिचुएशन है, तो वो फाइंड आउट करिएगा, पर हमारे भारत में तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, शक्तिशाली केंद्र बनने का कोई एक कारण क्या है? अगर कोई शक्तिशाली बनाता है तो उसका कारण सिर्फ यही है, केंद्र को हम शक्तिशाली इसलिए बनाते हैं कि राष्ट्र की एकता बनी रहे, नेशनल यूनिटी बनी रहे, इसीलिए हम केंद्र की व्यवस्थाओं को शक्तिशाली बनाते हैं। ठीक है ना? तो ये थे मेरी तरफ से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के। आगे और भी मिलते रहेंगे, आपको सपोर्ट करते रहिएगा और जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए उन क्वेश्चंस को जो आपसे पूछे हुए हैं। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।